ये भी एक सर्वाइवल मोड होता है, हमारी बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका होता है। जब हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। इस केस में डिले डिस्क्लोजर मतलब रिपोर्टिंग डिले क्यों थी? देखो, पावरफुल जब अक्यूज होता है तो फियर ऑफ अक्यूजेशन, फियर ऑफ इंटिमिडेशन ये बहुत ज़्यादा होता है। फैमिली की सेफ्टी का डर होता है कि चलो मेरे साथ तो जो हुआ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और इस केस में जो कि बाद में हुआ भी, जो हमारा विक्टिम है वो खुद ही शेम, सेल्फ डाउट और गिल्ट में होता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जो ये सब हुआ है उसमें उसकी गलती है। वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे पब्लिक को फेस करे, कैसे सोसाइटी को फेस करे। सोशल रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा डर रहता है। इस वजह से इस तरह की केसेस में इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल कि रिपोर्टिंग डिले हो जाए। दूसरा जो एंगल लोगों को लगता है कि शायद झूठा केस है, किस वजह से? कि विक्टिम अपनी स्टेटमेंट बदल रही है। देखो, जब किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है ना, उसकी बॉडी, उसके ब्रेन, उसके माइंड में बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं। ट्रॉमा के टाइम पे हमारा जो एमिगडाला है, जो फियर को रिस्पॉन्स करता है, वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, जो हमारी मेमोरी को सपोर्ट करता है, मेमोरी सीक्वेंस बनाता है, वो सप्रेस हो जाता है। इसीलिए हमारे अंदर डर इतना होता है कि आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं, आधी चीज़ें हमें याद भी नहीं आती। और क्योंकि मेमोरी, हिप्पोकैम्पस थोड़ा सप्रेस हो जाता है, मेमोरी का सीक्वेंस भी याद नहीं रहता। इनफैक्ट अगर आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो, जब आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी होगी जहाँ पे आपको बहुत डर लग रहा था और आप वो किसी को बताते हो, तो आप आधी चीज़ें बताते हो और आधी चीज़ें भूल जाते हो। और आपको थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटों बाद या एक दो दिन बाद आपको अचानक से याद आता है कि पता है मुझे ना उन्होंने ये भी बोला था और उन्होंने ना ये भी कहा था और उस टाइम ये भी हुआ था। क्योंकि वो धीरे धीरे जब आपका ब्रेन एक नॉर्मल स्टेज में आने लगता है तो आपको वो चीज़ें भी रिकॉल होने लगती हैं। और जो स्टेटमेंट बदलना, एक होता है कि बिल्कुल ही बदल देना, एक होता है आप उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अब बता रहे हो कि ऐसा भी हुआ था और वो आपकी पुरानी चीज़ों को भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते स्टेटमेंट बदली जा रही है। टाइमलाइन ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, तो मैं सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखूं और फिर मुझे ये किसी को बतानी पड़ेंगी। यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हो सकता है कि आपको टाइमलाइन बिल्कुल मतलब कि याद ना रहे, आपको सिर्फ ये याद हो कि हाँ दिन था या रात थी या शाम थी या उस टाइम मैं उस काम के लिए गया, उस टाइम ऐसा हुआ। इस तरह से हो सकता है आपको एक्यूरेट टाइम या आसपास का टाइम नहीं भी याद हो सकता। इट इज़ अगेन वेरी नॉर्मल चीज़। और डिटेल्स मिसिंग हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन नहीं होती है इस टाइम। डिटेल मिसिंग हो सकती है ड्यू टू द चेंजेस हैपनिंग इन द बॉडी एंड माइंड। विक्टिम साइकोलॉजी में एक चीज़ और हमें देखनी चाहिए जो इस केस में हो रहा है, री-ट्रॉमेटाइजेशन जो बच्चे के साथ हो रहा है, विक्टिम के साथ हो रहा है। री-ट्रॉमेटाइजेशन, पुलिस की क्वेश्चनिंग, कोर्ट का प्रोसीजर, मीडिया ट्रायल, पब्लिक डाउट कि झूठा केस है, झूठा केस है, उसको ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये एक री ट्रॉमा होता है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है समझना आपको, और जो लोग बोल रहे हैं पब्लिकली कि ऐसा दिख नहीं रहा है उसके इंटरव्यूज़ में ना, ऐसा इमोशंस नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इमोशन डिस्प्ले किसी का क्रेडिबिलिटी टेस्ट नहीं होता कि अगर वो इस तरह का इमोशन देगा तो वो इस तरह का पर्सन है ना। क्योंकि ह्यूमन है, हर एक का तरीका अपने इमोशंस शो करने का अलग होता है। इनफैक्ट ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके, इमोशनली ओवर रिएक्ट करके अपने आपको संभालते हैं। कुछ लोग नम हो जाते हैं, कुछ लोग अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं, इस तरह से वो अपने आप को संभाल रहे होते हैं। तो हर किसी का तरीका अलग होता है। ये आपके किसी भी जजमेंट का क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि कोई रो रहा है तो सही है या नहीं रो रहा है तो गलत है। ये हुई विक्टिम साइकोलॉजी की बात। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस ऑन डेली बेसिस हम सुनते रहते हैं, बट कुछ केसेस की रिपोर्टिंग गलत होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्टिंग सही होती है, मतलब कि सच्चे केस होते हैं।
तो जब आपको लगता है कि कौन सा केस सही है, कौन सा केस गलत है, इसका हम जजमेंट तो नहीं कर सकते हैं, बट एनालाइज कर सकते हैं। उस एनालिसिस के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले तो आपको विक्टिम का जो स्टेटमेंट है ना, उसको एनालाइज करना चाहिए। जो रियल केस होता है, एक्चुअल विक्टिम होते हैं, आपको उनकी जो कहानी होती है, जो उनकी स्टेटमेंट होती है, वो लीनियर नहीं होती। मतलब कि वो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं होती कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई। नहीं, कहीं पॉजेज भी आएंगे, कहीं पे कंफ्यूजन भी होगी, कभी वो अपनी स्टोरी में वापस भी जाएंगे, कुछ थोड़ा एड ऑन भी करेंगे। दूसरा, इमोशनल एक्सप्रेशंस उनके इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगेन हम प्रिपेयर नहीं होते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। रिपीटेशन भी आपको मिल सकता है उनकी बातों में, क्योंकि अगेन द पर्सन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसके माइंड में हज़ारों बातें चल रही हैं, वो खुद भी इतना कंफ्यूज है, गिल्ट है, शेम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो रिपीटेशन भी आपको मिल सकती है, शेम और गिल्ट भी दिखेगा। वेरेज जो फॉल्स विक्टिम होगी, उनकी जो स्टोरी होगी, नैरेटिव होगा, बहुत ही ओवर स्ट्रक्चर्ड होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, बहुत डिटेल में होगा, सारी डिटेल आपको बता देंगे विद टाइम लाइन, कौन आया, कब गया, क्या पहना था, एंड ये सब चीज़ें भी वो आपको बिना पूछे भी बता दें शायद। हर बार बिल्कुल सेम स्टोरी होगी, जितने भी लोग पूछेंगे, और उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसमें भी एक ड्रामेटिक सी क्लियरिटी होगी। मतलब क्लियरली आपको विजिबल होगा, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा परेशान है ना, लेकिन वो भी थोड़ा ओवर होगा। तो एक नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा, आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में मोटिवेशन और गेन एनालिसिस करना है, किसको क्या मिल रहा है। अगर आप देखते हो कि इमीडिएट अरेस्ट, इमीडिएट कस्टडी या इमीडिएट फाइनेंशियल कुछ गेन हो रहा है, या फिर इमीडिएटली रिवेंज गेन के लिए किया है, तो हो सकता है कि इस केस में जो विक्टिम है वो कुछ फॉल्स एक्यूजेशन भी कर रहा हो। अगर उसने प्रायर थ्रेट्स दिया है कि मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा, अब देखना क्या करता हूँ, इस तरह के प्रायर थ्रेट्स हैं, तो भी हो सकता है कि गलत एक्यूजेशंस हो। और बार बार एक्यूजेशन चेंज करना, कि पहले बोला कि छेड़छाड़ हुई, फिर बोला हरासमेंट हुई, फिर बोला कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई, फिर बोला रेप हुआ। अगर इस तरह से हो रही हैं चीज़ें, तो भी आप समझ सकते हो। वेरएज जो रियल क्राइम होता है ना, जो रियल विक्टिम होता है, उसको कभी गेन नहीं होता, उसका मेजरली लॉस ही होता है। उसकी डिग्निटी लॉस होते हैं, उसका सोशल आइसोलेशन होता है, उसका कैरेक्टर एसिनेशन होता है, उसको लॉन्ग लीगल स्ट्रेस होता है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल लॉस होता है अपने पूरे केस के दौरान, और सेफ्टी रिस्क हमेशा बना रहता है, तो उसका मेजरली लॉस ही होता है। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कुछ गेन नहीं हो रहा होता। एक नेक्स्ट चीज़ जो आप देख सकते हो, वो देख सकते हो आप बिहेवियर कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, कि जो विक्टिम था उसका बिहेवियर ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, केस आगे बढ़ रहा है, उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, चेंज हो रहा है। कि पहले तो बहुत ज़्यादा केस के लिए उग्र था, हर जगह सोशल मीडिया पे था, बाइट्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और सडनली उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। या फिर कंसिस्टेंट है, जैसे फर्स्ट डे जिस कोर नैरेटिव के साथ वो फाइट कर रहे थे, आज भी उसी कोर नैरेटिव के साथ वो फाइट कर रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं हो रही है, उनका जो जस्टिस के लिए फाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, उनका जो कोर नैरेटिव है जिस वजह से वो ये केस लड़ने आए हैं वो चेंज नहीं हुआ है आज तक भी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ द केस एज वेल। तो ये चीज़ भी आपको ये बताएगा कि इसमें एक्यूजेशन सही लगे हुए हैं या गलत हैं। इन द लास्ट, इन साइकोलॉजी देर इज़ नो सिंगल करेक्ट विक्टिम बिहेवियर। कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है कि ऐसा होगा तो ही ये विक्टिम है, नहीं। इट अगेन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये जो एनालिसिस है, ये सब हम ये जानने के लिए नहीं कर रहे हैं कि कौन सच है कौन झूठ है। हमारा मेन पर्पस है किसको सेफ्टी चाहिए और किसको जस्टिस चाहिए, ये एनालाइज करना। ऑल्सो अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा हो, और विक्टिम्स की सेफ्टी एंड जस्टिस इंश्योर हो।